नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम संजीवनी में। आपके साथ मैं हूं सोनाली शर्मा। दर्शकों, संजीवनी कार्यक्रम में हम बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की, आपके जीवन को बेहतर बनाने की। और इसी कड़ी में हम आज एक ऐसी समस्या के बारे में बात करने वाले हैं जिस पर अक्सर लोग कम बात करते हैं, खुलकर बात नहीं करते या इस विषय पर असहज महसूस करते हैं। और कई बार इस विषय पर, इस समस्या को लेकर खुलकर बात ना करने से समस्या और भी अधिक गंभीर हो जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मल द्वार संबंधी विकारों के बारे में, मल द्वार संबंधी बीमारियों के बारे में। जैसे कि हम सभी जानते हैं, जिस तरह की जीवन शैली हमारी आजकल हो रही है, खान पान में बदलाव हो रहा है, पानी हम लोग कम पीते हैं, ऐसे में मलद्वार संबंधी समस्याएं, जिस तरह से कि पाइल्स होता है, फिशर्स होता है, फिस्टुला होता है, ये समस्या आजकल बेहद आम होती जा रही है। और दर्शकों, आप ये भी मानते होंगे कि एक समय था जब उम्र दराज लोगों में ये समस्या पाई जाती थी, लेकिन आज के समय की अगर बात की जाए तो कम उम्र के लोगों में भी मलद्वार संबंधी विकार आसानी से देखने को मिलते हैं। लेकिन दर्शकों, इस बीच अच्छी बात यह है कि अगर हम आयुर्वेद का साथ अपनाते हैं तो कहीं ना कहीं इन समस्याओं से निजात हम पा सकते हैं, समस्याओं का समाधान हमें मिल सकता है। तो आज इसी महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है। हमारे साथ आयुर्वेद शल्य चिकित्सक डॉक्टर जितेंद्र पांडे जी हैं। उनका स्वागत करते हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर पांडे, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार मैडम, धन्यवाद। तो डॉक्टर पांडे, जिस तरह से आज का जो हमारा विषय बेहद महत्वपूर्ण है, मलद्वार संबंधी समस्याएं, बीमारियां, विकार, आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि ये समस्याएं आखिर होती क्या है, कौन कौन सी ये समस्याएं हैं। और आयुर्वेद की अगर हम बात करें तो आयुर्वेद में मलद्वार संबंधी जो समस्याएं हैं उनको किस तरह से परिभाषित किया गया है? देखिए, पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा दूरदर्शन का कि इस मुद्दे पे उन्होंने चर्चा करनी ज़रूरी समझी, क्योंकि ये बहुत ही नेग्लेक्टेड टॉपिक लगता है मुझे। जो अगर हम एसोसिएशन ऑफ कोलोरेक्टल सर्जन्स ऑफ इंडिया की बात करें, जो उनका प्रिवलेंस रेट है, स्पेशली अगर सिर्फ एक कॉमन डिजीज़ जो पाइल्स की बात करें, तो मोर देन 50% ऑफ द पॉपुलेशन सफ़र्स विद पाइल्स वंस इन लाइफ टाइम। मतलब जीवन में एक बार 50% से अधिक लोगों को पाइल्स की समस्या होती है। और एक करंट टाइम पे 5% जो है लोग सफ़र करते हैं, 5% पॉपुलेशन सफ़र करती है पाइल से। ये इतनी कॉमन डिजीज़ है। लेकिन जिस प्रकार से हमें और डिजीज़ के बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट लेवल पे भी, जैसे पोलियो एरेडिकेशन, ट्यूबरक्लोसिस या और सभी चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा कैंपेनिंग चल रही हैं, लेकिन इसके ऊपर कुछ काम किया नहीं गया है बहुत, जिस लेवल तक काम किया जाना चाहिए था। एक सोशल स्टिग्मा सबसे बड़ा लेके लोग चलते हैं इसको कि भाई आदमी दांत दर्द में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पेट दर्द बताने में कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर पाइल्स है तो उसको बताने में लोगों को दिक्कत है, या लोग उसको सोशल टैबू की तरह लेते हैं, लोग मजाक उड़ाते हैं। तो इसमें मजाक उड़ाने का कुछ नहीं, एक शरीर का अंग है और बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। और इसके साथ में जो डिजीज़ एसोसिएटेड हैं वो दो टाइप की डिजीज़ हम मानते हैं। एक हम बेनाइन डिजीज़ और एक हम मैलिग्नेंट यानी कैंसर। तो जो बेनाइन डिजीज़ हैं उसमें आपके पाइल्स, फिशर, फिस्टुला और रेक्टल पॉलिप्स, पेरियानल एब्सेसिस, और इसके अलावा आपके इसके अलावा भी जो डिजीज़ है जैसे आपकी जीप ड्राइवर्स डिजीज़ हम कहते हैं, पाइलोनाइडल साइनस। तो ये सब डिजीज़ जो हैं ये बेनाइन डिजीज़ में आती है। मैलिग्नेंट डिजीज़ में कोलोरेक्टल कैंसर जो है वो एक बहुत बड़ा कंसर्न है, और जिसको हम सीरियसली अभी मतलब इतना ले नहीं रहे हैं, लेकिन इस पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे केसेस निकल के आ रहे हैं। और अगर कैंसर का एक बहुत बड़ा पोर्शन देखें तो वो कोलोरेक्टल कैंसर है। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, जब हम बात करते हैं, और बहुत कॉमनली आपने भी बोला कि लगभग 50% लोग कहीं ना कहीं पाइल्स की बीमारी से गुजरते हैं। पाइल्स तो हमने सुना है, लेकिन फिस्टुला, फिशर्स, ये क्या होते हैं? क्या इन तीनों में क्या समानताएं हैं या असमानताएं क्या हैं? देखिए, क्या है, पाइल्स तो एक सिंपल सी भाषा में अगर हम बात करें, जिसको बवासीर कहते हैं, वो खूनी और बादी बवासीर दो प्रकार के लोग मानते हैं। मतलब एक पाइल्स और दूसरा हम हेमरॉइड्स। तो बेसिकली क्या होता है कि एक नस का फूल जाना, जैसे हमारी नॉर्मल नसें हैं, हाथों में नसें हैं, जैसे ये फूल जाएं, या पैरों में कई बार आपने वेरिकोज वेन देखी होगी, तो आप ये मान सकते हैं कि इस तरीके से जो रेक्टल एनल एरिया जो है, उसको जो एनल कुशन्स हैं उसमें डायलेटेशन हो जाना। अगर वो ब्लीड करता है तो उसको हम ब्लीडिंग पाइल्स कहते हैं, जो इंटरनल हेमरॉइड्स हैं। और अगर बाहर
एनल वर्ज के बाहर कुछ मिलता है जो ब्लीड नहीं करता है, लेकिन वो एक मस्कुलर टैग की स्किन टैग के जैसे लगते हैं, उनको हम एक्सटर्नल पाइल मासेस या फिर बादी बवासीर कहते हैं। तो ये तो ही बात पाइल्स की। फिशर क्या है? फिशर एक टीयर है, मतलब एक घाव है जो कि एनल म्यूकोजा में होता है। मतलब अगर लेट्रिन के रास्ते में मल द्वार में 6 o'clock या 12 o'clock पोजीशन पे अगर हम क्लॉक की तरह उसको लेके चलें तो वहाँ पे एक टीयर मिलता है जिसको हम फिशर कहते हैं। फिस्चुला क्या है? फिस्चुला एक साइनस ट्रैक है, मतलब एक मान लो एक जो फोड़ा जो ख़राब हो गया हो, मतलब एक एब्सिस है जो कि एब्सिस अपना रास्ता बना लेती है और एक एबनॉर्मल अनहेल्दी ग्रेनुलेशन टिश्यू से लाइंड हो जाती है और परमानेंटली पस ड्रेन करती रहती है, उसको हम फिस्चुला या फिर भगंदर कहते हैं। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, लेकिन एक अजीब सी बात इस बीमारी को लेकर ये है कि लोग अक्सर इस बीमारी को लेकर खुलकर बात नहीं करते और कहीं ना कहीं नज़रअंदाज करना बीमारी को बड़ी समस्या का रूप ले लेता है। तो क्या वजह है, लोग क्यों नज़रअंदाज करते हैं और नज़रअंदाज करना आने वाले समय में कितना घातक हो सकता है एक पेशेंट के लिए? देखिए, जो भी डिजीज़ हैं, स्पेशली कोई भी डिजीज़ को आपको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन स्पेशली क्या है, यहाँ पे लोग शर्म के मारे या टैबू, लोग क्या कहेंगे, इवन अपने फैमिली को, फ्रेंड्स को बताने में झिझकते हैं। मैंने कई पेशेंट्स ऐसे देखे हैं कि उनके हस्बैंड को है तो वाइफ को नहीं पता, वाइफ को है तो हस्बैंड को नहीं पता। तो ये बहुत बड़ा इशू है जिसको कि केटर करना चाहिए। तो और नहीं बताने से क्या है कि कई बार जैसे सिंपल लोग एड्स आते हैं टीवीज़ में, उनको देख के दवाइयाँ खा लेते हैं कॉन्स्टिपेशन के लिए या फिर पाइल्स के लिए या फिर कुछ भी रेमेडीज़ ले लेते हैं और जाके प्रॉपर एग्जामिनेशन नहीं कराते। जब तक आप एड्रेस नहीं करेंगे उस डिज़ीज़ को, जब तक आप उसको एग्जामिन नहीं करवाएंगे, तब तक आपको कैसे पता लगेगा। और कई बार ये जानलेवा भी हो सकता है, क्योंकि अगर जैसे एक पेशेंट था जिसको कि कोलॉन कैंसर डायग्नोज हुआ बाद में, तो वो कि कॉन्स्टिपेशन के लिए दवाई लेते रहते तो उनको वेट लॉस भी हुआ, तो ही वॉज डायबिटिक। तो उनके घर वालों को, फिजिशियन को दिखाया उन्होंने, तो फिजिशियन ने कहा कि भाई डायबिटीज़ की वजह से आपका वेट लॉस हो रहा है। तो जब सडन वेट लॉस हुआ तो फिर हमारे पास कॉन्स्टिपेशन एक वो लेके कंप्लेन लेके आए। तो जब हमने कोलोनोस्कोपी की, कोलोनोस्कोपी में देखा वहाँ पे एक अच्छी खासी ग्रोथ थी और फिर उसको मतलब अराउंड जो है 80% ऑफ द ल्यूमन वाज ऑब्स्ट्रक्टेड। अब आप उसकी मिजरी समझिए, वो 12-14 बार दिन में मोशन पास करता था, थोड़ा थोड़ा मोशन होता था, लेकिन टैबू की वजह से वो चीज़ एक्सप्लेन ही नहीं की उन्होंने लोगों को। तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो कॉमनली होती हैं, ये एक सोशल स्टिग्मा बना हुआ है जिसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। बिल्कुल। कहीं ना कहीं पहले जब हम पाइल्स सुनते थे या फिस्टुला फिशर सुनते थे तो एक जहन में बुज़ुर्ग लोग आते थे, लेकिन आज के समय में कम उम्र के लोगों में भी ये समस्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो आप इसका कारण क्या मानते हैं? देखिए, अगर हमें देखें तो एक तो क्या है, यूज़ ऑफ वेस्टर्न टॉयलेट्स। तो जो हम पहले जो एलिवेशन एंगल 30 डिग्री का होता था इंडियन टॉयलेट्स में, अब वो 90 डिग्री का है। तो उसकी वजह से क्या है, बहुत देर लोग बैठे रहते हैं, कंफर्टेबल पोजीशन होती है। स्क्वाटिंग पोजीशन पे बैठना बहुत आसान नहीं है। तो अगर आप इंडियन टॉयलेट यूज़ करते हो तो यू कैन नॉट सिट फॉर 20-25 मिनट्स, आधा एक घंटा लोग बैठे रहते हैं, वो पॉसिबल नहीं था। तो वो अनकम्फर्टेबल पोजीशन था, पीपल यूजुअली डू देयर बिजनेस एंड खड़े हो जाते हैं। तो लेकिन क्या है, अभी वेस्टर्न टॉयलेट्स का यूज़ करने की वजह से और बहुत देर लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, गेम्स खेलते हैं, मोबाइल में चैट करते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें मैंने देखा है कि बहुत कॉमन प्रैक्टिस में है। और दूसरा क्या है, जो हमारा लाइफस्टाइल चेंजेस हुए, जो फूड हैबिट्स हमारी चेंज हुई है आज की डेट में, जिस प्रकार से हम मैदे वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर्स, तो फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, फाइबर का इंटेक बहुत कम हो गया है। अभी जो जैसे सिर्फ अभी पाइल्स फिशर की बात नहीं कर रहे हैं, अगर हम क्रोन्स डिजीज़, IBS, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, जो कि पहले बहुत कम सुनने को मिलते थे भारत में, पहले वेस्टर्न कंट्रीज़ की जो बीमारियां मानी जाती थी, आज वो इंडिया की बीमारियां हो चुकी हैं। तो जहाँ पहले प्रेवलेंस जिन डिजीज़ की 5% थी, वहाँ वो 10-15%, 20% है, ये हो रहा है। तो डाइट चेंजेस, लाइफस्टाइल चेंजेस और इरेगुलर स्लीप पैटर्न्स, रात में प्रॉपर नींद ना आ पाना, एडिक्वेट हाइड्रेशन ना हो पाना, फाइबर कम होना, तो ये बहुत बड़ा कारण है। और प्रोलॉन्ग स्ट्रेनिंग, बहुत देर तक बैठ के मल त्यागते हुए जोर लगाना, ये सबसे बड़ा कारण है इसका। बिल्कुल।
तो यहाँ आयुर्वेद की जब हम बात करते हैं डॉक्टर साहब, तो किस तरह से आयुर्वेद इस समस्या में मददगार साबित होता है? क्या कुछ ऐसी इलाज की पद्धति आयुर्वेद के अंदर, क्या कुछ ऐसे तरीके उपलब्ध हैं जिनसे कहीं ना कहीं एक मरीज़ को राहत मिल सकती है? देखिए, आयुर्वेद में ऑलरेडी ये चीज़ इस्टेब्लिश्ड है, इसका ट्रीटमेंट, और कई जगहों पे बहुत अच्छा काम हो रहा है। और आयुर्वेद में जो, अगर हम देखें, जो टेक्स्ट बेसिक जो कहता है वो औषध चिकित्सा मतलब मेडिकेशन, इसके अलावा क्षार कर्म, कॉटराइजेशन, केमिकल कॉटराइजेशन जिसको हम कह सकते हैं, अग्निकर्म जिसको हम आज की डेट में लेज़र और IRC, इंफ्रारेड कॉगुलेशन वगैरह ऐसे जो थेरेपीज हैं इनसे को रिलेट कर सकते हैं। इसके अलावा शल्य चिकित्सा, जैसे कि आयुर्वेद में शल्य चिकित्सा थोड़ा सा एक अलग सी बात लगती है। मैं खुद एक आयुर्वेदिक शल्य चिकित्सक यानी आयुर्वेदिक सर्जन हूँ। तो हमारे यहाँ पे शल्य चिकित्सा तो बेसिकली अगर देखा जाए तो आयुर्वेद का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। शल्य चिकित्सा है ही आयुर्वेदिक, मैं तो कहता हूँ। भले ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल चीज़ है, लेकिन शल्य चिकित्सा की शुरुआत हम ही ने की थी। और शल्य चिकित्सा जो भी कोलोरेक्टल डिजीज़ में शल्य चिकित्सा आयुर्वेद में बहुत अच्छे से इस्टेब्लिश्ड है, और काफ़ी विधाएं हैं इसमें करने के लिए। बिल्कुल। जब हम शल्य चिकित्सा की बात करते हैं तो क्या हर पाइल्स या फिशर या फिस्टुला के मरीज़ को, या मलद्वार संबंधी जो समस्याएं होती हैं उसके मरीज़ को, क्या शल्य चिकित्सा की ज़रूरत पड़ती है? देखिए, क्या है, सीधे सीधे मैं एक बिल्कुल दर्शकों के लिए एक स्टेटमेंट बताना चाहता हूँ जो बहुत ध्यान में रखने की ज़रूरत है। पाइल्स, अगर देखिए हम पाइल्स की ग्रेडिंग करते हैं, ग्रेड 1, 2, 3, 4। अगर ग्रेड 1 पाइल मास है, मतलब आपको मस्सा दिखेगा नहीं, सिर्फ मल त्यागते हुए खून आ सकता है, स्प्लैश ऑन पैन मिल सकता है, जैसे पिचकारी सी खून की निकले, या फ्रेश ब्लड देखने को मिलता है। ग्रेड 2 में मल द्वार से मस्सा बाहर आता है, अपने आप अंदर चले जाता है। ग्रेड 3 में क्या है, मस्सा बाहर आता है और आपको हाथ से धकेलना पड़ता है। ग्रेड 4 में क्या होता है कि वो परमानेंट बाहर ही रहता है। अगर ग्रेड 3, ग्रेड 4 है पाइल मास, तो आपको सर्जरी की ज़रूरत है। और ग्रेड 1, ग्रेड 2 में सर्जरी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा नहीं है। इसमें बहुत सारे ऑफिस प्रोसीजर्स कर सकते हैं, जैसे कि आपके बैरन बैंड लाइगेशन है, स्क्लेरो इंजेक्शंस हैं, और इसके अलावा आपका जैसे हमारे यहाँ पे क्षार एप्लीकेशन होती है, तो और लेज़र ट्रीटमेंट्स आप कर सकते हैं। ग्रेड 3, ग्रेड 4 पाइल मासेस में आपको सर्जरी की ज़रूरत होती है। और बात करें फिशर की, जो फिशर जो मैंने बताया था कि एक टीयर होता है, और फिशर की पहचान कैसे है कि आपको फिशर हुआ है, तो पेन 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 बिफोर डिफिकेशन, मतलब मल त्यागने से पहले दर्द होना, मल त्यागने के दौरान दर्द होना, और मल त्यागने के बाद भी दर्द होना। दर्द मल त्यागने के बाद घंटों बने रहना, ये फिशर की पहचान है। तो अगर फिशर है तो फिशर दवाइयों से अमूमन ठीक हो जाता है। अगर रिकरेंट फिशर है, मतलब बार बार आपको फिशर बन रहा है, और वो जो है ऑपरेट करने की ज़रूरत तब पड़ती है जब रिकरेंट फिशर है, या फिर क्रोनिक फिशर हो गया है जिसमें इन्फेक्शन हो गया है, या फिर जो है वो दवाइयों से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। फिस्चुला में अगर आपको फिस्चुला हुआ है, फिस्चुला में वेट मत कीजिए। फिस्चुला वेट करने का मतलब ये है कि आप डिजीज़ को बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहे हो। उसमें ना लाइफस्टाइल चेंजेस काम करेगा, ना मेडिकेशन काम करेगा। फिस्चुला का सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट है, वो है सर्जिकल। यहाँ पे आयुर्वेद में हम लोग उसमें क्षार सूत्र विधा से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड फैक्ट है। इवन वेस्टर्न कंट्रीज़ ने भी इसको एक्सेप्ट किया है। एम्स में हमारे क्षार सूत्र सेंटर है, एम्स दिल्ली में हमारे पास क्षार सूत्र होता है। तो मतलब सर्जरी की ज़रूरत, फिस्चुला में आपको सर्जरी ही करानी है, आपको दवाई से, लाइफस्टाइल चेंजेस से कुछ नहीं होगा। फिशर में लाइफस्टाइल चेंजेस, दवाई 100% कारागर है। पाइल्स में ग्रेड 3, ग्रेड 4 पाइल्स है, या फिर खून कम हो रहा है, खून बहुत ज़्यादा जा रहा है, तो आपको सर्जरी की ज़रूरत है। बिल्कुल। क्षार सूत्र जब हम बात करते हैं तो कई लोगों के मन में कई तरह की इसमें दुविधाएं रहती हैं या सवाल रहते हैं, तो ये क्या है और कितना सेफ इसे कहा जाए? देखिए, क्षार सूत्र बहुत सेफ है जी, बट डिपेंड करता है। जो सबसे बड़ी मिजरी है, एक तो ये डिजीज़ लोग बताते नहीं है लोगों को कि डिजीज़ है क्या। मतलब मुझे कोई बीमारी होगी तो मैं किसी को बताऊंगा नहीं कि मुझे बीमारी हुई है। दूसरी समस्या क्या है, अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे जितने जेन्युइन कोलोरेक्टल सर्जन्स हैं उससे कहीं ज़्यादा जो है आपको फ्रॉड्स मिलेंगे, जो शर्तिया इलाज करते हैं 100% गारंटी के साथ।
तो पेशेंट लैंड करता है उन लोगों के पास जो वेल क्वालिफाइड नहीं है, जिनके पास प्रॉपर उसकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन नहीं है, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, प्रॉपर इंफ्रा नहीं है, स्टरलाइजेशन नहीं है। तो दिक्कत ये आती है, छाछ सूत्र सेफ है लेकिन आप उसे क्वालिफाइड सर्जन से ही कराएं। उसका पहला क्राइटेरिया तो ये है दैट जो उसको कर रहा है, जो आदमी उसको प्रैक्टिस कर रहा है, वो क्वालिफाइड होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो है वो प्रॉपर ओटी होनी चाहिए, स्टरलाइजेशन होना चाहिए। तो अगर प्रॉपर तरीके से छाछ सूत्र किया जाए तो छाछ सूत्र बहुत सेफ़ है और सबसे बेस्ट मोडालिटी है फिस्टुला के ट्रीटमेंट के लिए। क्योंकि इसमें छाछ सूत्र होता क्या है, बेसिकली एक मेडिकेटेड थ्रेड है जिसके ऊपर दवाई से कोटिंग की जाती है। तो फिस्टुला में एक ट्रैक्ट होता है, भगंदर में एक रास्ता ट्रैक बनता है, तो उस ट्रैक में उस थ्रेड को कोरिंग करके उसके साथ कई और प्रोसीजर्स मिक्स करते हैं। जैसे अब बहुत सारे चेंजेस आ गए, इफ्टैक आ गया है, MIKST आ गई, आयुर्वेद में भी काफ़ी सर्जरी में एडवांसमेंट्स हुए हैं। और इवन अभी पद्मश्री हमारे मनोरंजन साहू सर, उनको पद्मश्री मिला है, तो उन्होंने बहुत बड़ा छाछ सूत्र के ऊपर BHU में काम किया है। तो छाछ सूत्र से साथ में क्या होता है, कंटिन्यूसली फिस्टुलस ट्रैक की कटिंग भी होती है, हीलिंग भी होती है। बेनिफिट क्या है, आपको हॉस्पिटल में कम से कम रहना है, आप रोज़मर्रा के अपने काम कर सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा पेन नहीं होता है। और रिकरेंस के रेट जो फिस्टुला में, ये कहावत है हमारी कि अगर किसी सर्जन को बर्बाद करना हो तो उसके यहाँ पे आप फिस्टुला का पेशेंट भेज दो। ये बहुत कॉमन सी प्रैक्टिस है, नए सर्जन को फिस्टुला का मरीज भेज दो, फिस्टुला ठीक होगा नहीं, रिकर होगा, वो 4 जगह बोलेगा कि मेरे को उसने ऑपरेट किया था, वो ठीक नहीं हुआ। तो छाछ सूत्र के साथ क्या है कि रिकरेंस फिस्टुला की वो बहुत कम हो जाती है, बल्कि मैं तो कहूँगा कि ना के बराबर है अगर उसको सही तरीके से किया जाए। बिल्कुल। तो ये भी जानना चाहेंगे कि बहुत लोगों का ये सवाल भी होता है कि छाछ सूत्र से जब हम ट्रीटमेंट कराते हैं तो आम जन, जब हम अपना जो जीवन होता है, हमारी नॉर्मल लाइफ जो होती है, डे टू डे एक्टिविटीज़ होती है, वो कितनी प्रभावित होती हैं, कितनी जल्दी, या फिर ये कहा जाए कि कितनी जल्दी हम नॉर्मल लाइफस्टाइल में बैक टू वर्क हो सकते हैं? देखिए, इसमें क्या है कि आपको जो प्राइमरी सिटिंग होती है छाछ सूत्र की, जो पहले दिन जैसे किसी जनरल सर्जरी का होता है उसी तरीके से पहला दिन रहता है। तो पहले 24 घंटे थोड़ा सा अगर उसमें काफ़ी एक्सटेंसिव काम किया गया है, ग्रेड 4 फिस्टुलाज है, ग्रेड 5, ग्रेड 6 है, तो उसमें अगर कोरिंग वगैरह की गई है तो पहले 24 आवर्स तो आपको चाहिए। उसके बाद आप 24 to 48 आवर्स के बाद आप अपना नॉर्मल ऑफिस रूटीन एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। उसमें वीकली आपको ड्रेसिंग्स के लिए आना पड़ता है, ये आपको इतना टाइम आपको देना पड़ता है। लेकिन अगर हम उसको कंपेयर करें जो दूसरे ऑप्शंस हमारे पास हैं, जैसे कि जो हमारी मॉडर्न सर्जरीज़ हैं, जहाँ पे हम फिस्टुलेक्टमी करते हैं या फिस्टुलॉटमी करते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम आपको लगता है, इवन मंथ्स लग जाते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा वुंड होता है। ऐसे जो एक्सटेंसिव फिस्टुलाज है, वो वुंड हील होने के लिए उतना टाइम देना पड़ता है। वो पेन, मिजरी, हॉस्पिटलाइजेशन, उसके एक्सपेंसेस, यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स, सब कुछ बहुत ज़्यादा है। और इसमें कोशिश की गई, कई मॉडर्न चीज़ें भी यूज़ हुई, लेकिन उसके सक्सेस रेट बहुत कम है। जैसे कि आपके वीडियो असिस्टेड फिस्टुला ट्रीटमेंट, जिसको वाफ्ट कहते हैं, फिस्टुला प्लग आए, ग्लू आए, तो बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन जो रिज़ल्ट छाछ सूत्र का है वो मुझे नहीं लगता कि कोई और मोडालिटी इसमें काम करती है। ये कई मॉडर्न सर्जन्स भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। तो ड्रेनिंग शट ऑन करके अभी बहुत सारा काम चल रहा है। मॉडर्न पार्ट ऑफ जो हमारे सर्जन्स हैं वो भी अभी छाछ सूत्र के ऊपर काफ़ी काम कर रहे हैं। बिल्कुल। इसी के साथ साथ अगर सर्जरी की बात करें और अब लेज़र की बात यहाँ पर करें, तो उसमें कितना समय लगता है हील होने में, और वापस इंसान कैसे अपना नॉर्मल रूटीन में आ सकता है? देखिए, लेज़र एक मार्केटिंग टूल की तरह यूज़ हो रहा है। मतलब मैं ये कहूँगा, मैं लेज़र को डिनाई नहीं कर रहा हूँ। एक तो क्या है, एक्सपेंसिव मोडालिटी है, उसके जो कंज्यूमेबल्स हैं लेज़र सर्जरी में वो बहुत महंगे आते हैं। तो क्या है कि पाइल्स में ग्रेड 3, ग्रेड 4, ग्रेड 2, 3 पाइल्स, बस 4 में भी नहीं कहूँगा मैं, जहाँ प्रोलैप्सिंग पाइल्स है वहाँ पे लेज़र है, रिजल्ट है, लेकिन आपको कुछ ना कुछ क्लब करना पड़ता है। वो लेज़र के नाम पे कोई दूसरी सर्जरी होती है, पेशेंट को लगता है हाँ मेरा लेज़र से ऑपरेट हुआ। तो पाइल्स में तो इफ़ेक्टिव है, फिशर में लेज़र की कोई ज़रूरत नहीं है। फिशर में हम एक छोटा सा प्रोसीजर करते हैं जिसको LIS कहते हैं, 10 मिनट भी नहीं लगते उस सर्जरी में, और उसके बाद पेशेंट 24 घंटे के बाद, फिशर का पेशेंट तो कुछ 24 घंटे के बाद ऐसा लगता है मेरी लाइफ बदल गई, क्योंकि जितना पेन और मिजरी उसने झेली होती है
तो वो तो बिल्कुल नहीं रहता। तो लेज़र का मतलब फिशर में कोई रोल नहीं है। और फिस्चुला में लेज़र कभी मत कराओ, मतलब मैं अपना पर्सनल, ये मैं किसी डाटा बैक्ड बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी क्लिनिकल डाटा के हिसाब से बात नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और जो मेरे सीनियर्स हैं जिनसे डिस्कशंस होते हैं। हम जब भी लेज़र करते हैं फिस्चुला में, उसके साथ साथ हम कुछ दूसरा ट्रीटमेंट भी करते हैं, जैसे कि एक लिफ्ट प्रोसीजर होता है, उसमें लाइगेशन ऑफ फिस्चुलस ट्रैक हम कर देते हैं। तो इस फिस्चुला ट्रैक को डिवाइड करके लाइगेट करते हैं। मतलब लेज़र को हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जैसे DLPL बहुत कॉमन है, डिस्टल लेज़र, प्रॉक्सिमल लाइगेशन डिस्टल लेज़र, इस तरीके की चीज़ें हैं। लेकिन लेज़र को क्लब करना पड़ता है किसी और के साथ में बस। लेकिन यह है कि मार्केट में लेज़र करके लोगों के अंदर बहुत उत्साह है और उसको कई लोगों ने एज ए मार्केटिंग टूल भी यूज़ किया है। तो अगर फिस्चुलस कलेक्शन है, कलेक्शन के साथ फिस्चुला है, तो कई लेज़र सर्जन्स पहले छार सूत्र की तरह ही ड्रेनिंग शट ऑन डालते हैं, उसको ही पहले ड्रेन होने देते हैं, जब सारा कलेक्शन चले जाता है उसके बाद फिर लेज़र करते हैं। लेकिन लेज़र के रिकरेंस रेट बहुत हाई हैं फिस्चुला के केसेस में। पाइल्स में एक डिजीज़ जो है जिसमें लेज़र काफ़ी इफ़ेक्टिव है, मुझे लगता है। बाकी फिस्चुला में तो वर्स्ट है। पाइलोनेडल साइनस मैंने एक ऑपरेट किया है जो 8 बार रिकरेंस हुई है। 8 बार पेशेंट लेज़र से ऑपरेट कराने के बाद फिर उसको कन्वेंशनल सर्जरी करानी पड़ी। तो लेज़र हर जगह काम करेगा ऐसा नहीं है, उसके अपने बेनिफिट्स हैं, वो एक अच्छी टेक्निकल एडवांसमेंट है। लेकिन उसको सिर्फ लेज़र है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जी डॉक्टर साहब, क्योंकि आजकल युवाओं में भी ये समस्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और आपने उसके कारण भी बताए। युवाओं में ज़्यादातर क्या आप लोग, क्योंकि एक सर्टेन एज के बाद ठीक है क्षार सूत्र है, यहाँ पर लेज़र है या सर्जरी है, क्या युवाओं में भी सिमिलर पद्धति ही इस्तेमाल की जाती है? जी, युवाओं में भी सिमिलर पद्धति यूज़ की जाती है। युवाओं में क्या, अभी एनोरेक्टल डिजीज़ जो बेनाइंग है वो युवाओं की डिजीज़ है। अभी 30-40 ईयर्स में बहुत कॉमन पेशेंट्स मिलते हैं। अभी सीनियर सिटीजन्स को थोड़ा सा, अगर जो रेड फ्लैग साइन अगर हम बात करें, अगर स्टूल में ब्लड आ रहा है तो सीनियर सिटीजन्स को स्पेशली 40 एंड अबव वेस्टर्न कंट्रीज़ में तो मैंडेटरी है कोलोनोस्कोपी। अगर आपको स्टूल में ब्लड आ रहा है, रेड कलर स्टूल आ रहा है, तो आपको उसके लिए मतलब आपको अलार्म होने की ज़रूरत है, आपको जांच कराने की ज़रूरत है। आप किसी ऐसे सर्जन को दिखाइए जो मल द्वार की जांच करके आपको देखे। ऐसा नहीं कि खाली आपने किसी डॉक्टर को दिखा दिया, अच्छा ये सिम्टम थे, उसने प्रिस्क्रिप्शन लिख के केवल सिम्टम्स पे ना जाए। अगर हम तो ये मानते हैं, अगर आपने पेशेंट का प्रॉपर एग्जामिनेशन नहीं किया, ग्लव्स पहन के प्रॉपर एग्जामिनेशन नहीं किया, तो वो एक क्राइम है। तो अगर 40 ईयर्स प्लस एज में आपको दिक्कत है, ब्लीडिंग आ रही है या और कोई आपको परेशानी हो रही है, तो वो दैट कैन बी कोलोन कैंसर, रेक्टल कैंसर एज वेल। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, कहीं ना कहीं ये सारी समस्या पेट से संबंधी होती है। क्या कुछ आयुर्वेद के हिसाब से हमें अपने खान पान में शामिल करना चाहिए और किन चीज़ों से दूरी बना के रखनी चाहिए ताकि आने वाले समय में या तो ये समस्या हो ना और जिन्हें है उनकी बढ़े ना? जी देखिए, सबसे बड़ा, मतलब मैं अगर एक सूत्र बोलूँ इसको, तो सबसे बड़ा क्या है कि इन सभी बीमारियों का कारण जो है वो है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन से ये सारी बीमारियां होती हैं। वो मदर ऑफ ऑल दीज डिजीजेज इज कॉन्स्टिपेशन। तो कॉन्स्टिपेशन होने का कारण क्या है? अभी आप सरप्राइज होंगे कि मोर देन 40% ऑफ पॉपुलेशन इज सफरिंग फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन ऑफ एनी टाइप। तो सबसे बड़ा कारण क्या है कि डाइट, इर्रेगुलर डाइट पैटर्न्स, लो फाइबर डाइट, मैदा खाना, और जो हम ट्रेडिशनल फूड हैं वो छोड़ते जा रहे हैं। अभी हमारे यहाँ मड़वा है, मड़वा आप कितना खाते हैं हम लोग? पहले बताते हैं हमारी दादी नानी लोग कि भाई कभी जब कोई मेहमान आता था तो गेहूं की रोटी बनती थी। तो मड़वा, आज की डेट में हम मिलेट्स का यूज़, अब चलो तब भी थोड़ा ट्रेंड होने लगा, अदरवाइज मिलेट्स तो ख़त्म ही हो गए थे बिल्कुल। तो फाइबर डाइट में कहाँ से आना है? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स हम बिल्कुल मिनिमल करते हैं। तो एक तो प्रॉपर फाइबर रिच फूड होना चाहिए, एडिक्वेट हाइड्रेशन, पानी प्रॉपर होना चाहिए। पानी प्रॉपर होने का मतलब ये नहीं कि आप एक्सेसिव पानी पियो, बहुत ज़्यादा पानी पीने से भी नुकसान रहता है। आप एडिक्वेट जितना, और पानी की नीड हर आदमी के लिए अलग है। मैं ये कहूँ आप 2 लीटर पानी पी लो, कोई बेचारा तपती गर्मी में काम कर रहा है, कोई तंदूर पे खाना बना रहा है, कोई ऑफिस में बैठा है एसी में, तो सबकी हाइड्रेशन नीड अलग अलग है। तो आपको हाइड्रेशन प्रॉपर होना चाहिए,
फाइबर रिच डाइट होनी चाहिए। फ्रूट्स का इंटेक हर किसी आदमी को, मेरा मानना ये है, आधा किलो कम से कम फ्रूट्स एंड सैलड्स आपको डेली लेना चाहिए एनी हाउ। और तीसरा क्या है, रेगुलर स्लीप। स्लीप, डाइट, हाइड्रेशन, फ्रूट्स, और टॉयलेट में बहुत ज़्यादा देर बैठना नहीं है, स्ट्रेन नहीं करना है। अगर आपने बैठा, स्ट्रेन किया, मोबाइल लेके गए, न्यूज़पेपर लेके गए, तो फिर ये आपको महंगा पड़ने वाला है। तो ज़्यादा स्ट्रेनिंग नहीं करनी है, और डाइट अच्छी रखनी है, स्लीप अच्छी रखनी है, लाइफस्टाइल अच्छी रखनी है। इससे सिर्फ एनोरेक्टल डिजीज़ ही नहीं है, आपको सभी डिजीज़ में बेनिफिट मिलेगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, और अंत में हम ये भी चाहेंगे कि आप हमारे तमाम दर्शकों को, तो आपने सुझाव दिया ही, लेकिन उन दर्शकों को भी सुझाव दें जो कहीं ना कहीं समस्या से गुजर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं खुलकर नहीं बोल पाते, झिझक होती है, तो सभी को आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये बीमारी नॉर्मल बीमारी की तरह है। आगे जैसे सर दर्द होता है, पेट दर्द होता है, बदन दर्द होता है, तो आप बताते हो जाके। कोई फुंसी हो गई तो ये नहीं सोचना कि बाल तोड़ हो गया या कोई ब्लड आ रहा है। एक तो सबसे बड़ा इशू क्या है, हम इंडियन टॉयलेट्स यूज़ नहीं करते, वेस्टर्न टॉयलेट्स हम यूज़ कर रहे हैं, उसमें हमें यही नहीं पता कि स्टूल में ब्लड तो नहीं आ रहा है या और कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन अगर पेन होता है, ब्लीडिंग होती है, या फिर जो है आपको कोई दाना मस्सा दिखता है, तो किसी अच्छे सर्जन के पास जाके दिखवाएं प्रॉपर, जो उसको देख के एग्जामिन करके आपको डायग्नोज करे और फिर बताए कि हाँ, ये आप खुद से डिसीजन मत लीजिए कि ये नॉर्मल है, ये तो रेगुलर बीमारी की तरह है, या थोड़ा सा फोड़ा हुआ है, बाल तोड़ हुआ है, ठीक हो जाएगा। तो यही बात है कि आप किसी अच्छे सर्जन से लेके उपाय करिए, देखिए, पहले जांच कराइए और डायग्नोज करवाइए। बिल्कुल डॉक्टर पांडे, आप हमारे कार्यक्रम में आए और इस बेहद महत्वपूर्ण विषय पर आपने हमारे दर्शकों को जो जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं आपको संजीवनी का आज का भाग पसंद आया होगा, और जिस तरह से डॉक्टर पांडे ने बताया कि अच्छा फाइबर युक्त खाना खाएं, अच्छी नींद लें, ढेर सारा पानी पिएं, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो डॉक्टर के पास जाएं, उनको खुलकर अपनी समस्या बताएं, ताकि कहीं ना कहीं आप मल द्वार संबंधी इन तमाम समस्याओं से कोसों दूर रह सकें। फिलहाल कार्यक्रम में मेरे साथ इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।